नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल GKGSY अनुसर में, जिसमें हमने PYQ की सीरीज़ शुरू की है, जिसकी आज क्लास 3 होने वाली है। और हमने इसमें आज के टॉप 20 जो कि प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन आए हुए थे उनको हमने सेलेक्ट किया है और उनका हम बारी बारी से उनके सभी ऑप्शंस का बारी बारी से आपके साथ एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो अब आपकी जो अगली परीक्षा आयोजित होगी उस परीक्षा के लिहाज से काफ़ी ये क्लास कारगर सिद्ध होने वाली है, तो बने रहिएगा इस क्लास के अंत तक। हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। इसमें दिया हुआ है भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जल विद्युत शक्ति संयंत्र, ऑप्शन बी फार्मास्यूटिकल उद्योग, ऑप्शन सी नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र और ऑप्शन डी उर्वरक उद्योग। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र। जो आपके परमाणु रिएक्टर्स होते हैं उनमें जो जल विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन किया जाता है उसमें इस भारी जल को यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पर जो भारी जल शब्द आया है इसको हम देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। तो इसे भारी जल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, जो आपका हाइड्रोजन होता है उसका एक समस्थानक होता है ड्यूटेरियम। क्या? ड्यूटेरियम नाम का इसमें एक हाइड्रोजन का समस्थानक होता है जिसका फार्मूला D2O, यानी कि भारी जल का फार्मूला D2O होता है। और इसकी खोज जो थी किसकी? भारी जल की खोज जो थी 1931 में एक हेराल्ड ओरे नाम के व्यक्ति थे। क्या थे? हेराल्ड ओरे। तो ये थे इस भारी जल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको अपनी अगली परीक्षा के लिहाज से ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा दूसरा सवाल है, UN सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 2 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है 2 वर्ष। अब यहाँ पर जो है UN शब्द दिया हुआ है, तो UN की फुल फॉर्म आप लोग जानते ही होंगे, यूनाइटेड नेशंस। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब इसमें एक सिक्योरिटी काउंसिल होता है, SC शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पर। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं? कुल तो 15 सदस्य होते हैं। यहाँ पर जो है 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 जो है स्थायी सदस्य होते हैं। इनका तो हमें केवल संख्या पता होनी चाहिए कि अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, 10। बाकी जो 5 जो स्थायी सदस्य हैं ये हमें उनके जो देश होते हैं वो हमें भी पता होना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 आपके स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला है USA, है UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इसे ब्रिटेन भी कहते हैं। तीसरा है फ्रांस, चौथा है रूस और 5वां है चाइना। 5वां कौन सा है? चाइना। ये आपके 5 हो गए परमानेंट मेंबर्स। तो ये थी इस क्वेश्चन की व्याख्या। आज के अपने तीसरे प्रश्न पर आते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत एबोलिशन ऑफ टाइटल्स को सुनिश्चित करता है? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 25, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 23 और तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 22 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 18। तो फिलहाल तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि 18 अनुच्छेद होगा। अब ये चारों ऑप्शन हमारी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको हम बारी बारी से डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर 25 में क्या है? 25 में है आपको अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, यानी कि 25 में जो है आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। और आर्टिकल 23 में जो है मनुष्य के दुर्व्यापार और बलात्श्रम यानी कि ज़बरदस्ती उनसे कोई परिश्रम नहीं करवाया जा सकता। और अनुच्छेद जो 22 है उसमें गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण इसमें दिया गया है। तो ये हमने सारे आर्टिकल यहाँ पर बारी बारी से डिस्कस कर लिए। बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पर।
आज का हमारा अगला प्रश्न है 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो ऑप्शन ए है मद्रास, ऑप्शन बी बम्बई, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त प्रांत, ऑप्शन डी। अब यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है संविधान सभा। क्या? संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में जान लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो सकते हैं आज की हमारी इस क्लास में। तो सबसे पहले कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो जो है संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। ये भी पूछ लेता है कि किस मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो वो है आपका कैबिनेट मिशन। क्या है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के आधार पर इसका गठन किया गया था। अब और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं संविधान सभा के बारे में वो हम अगली स्लाइड में जानेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है कि जो है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक में ही आपके जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर इन्हें चुना गया था। दूसरी बैठक जो थी आपकी, दूसरी बैठक 13 दिसंबर को होती है, 13 दिसंबर 1946 को ही। और इसमें जो है सच्चिदानंद की मृत्यु के बाद स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो ये थे आज की हमारी संविधान सभा से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो इसका सही आंसर है मुंबई। और ये मुंबई में एक कॉलेज था। कौन सा कॉलेज था? तो वो था आपका गोकुलदास, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, जिसमें ये पहला सत्र आयोजित किया गया था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। तो ये भी पूछ सकता है। और जो पहला जो अधिवेशन हुआ था वो आपका, उसमें जो है पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष, फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष, तो उसमें थे आपके WC बनर्जी। पहले अध्यक्ष जो थे वो थे WC बनर्जी। अब ये भी पूछ सकता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किसने की? तो यहाँ पर हम शॉर्ट में INC के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी जान लेते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई। किसने की? तो वो की आपकी A.O. ह्यूम। किसने? A.O. ह्यूम। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अगर पूरा नाम भी पेपर में आए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि नहीं पूछा गया है। तो पहला है मॉनिटर, दूसरा है स्कैनर, तीसरा है प्रिंटर, चौथा है स्पीकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्कैनर। स्कैनर क्या है? आपकी इनपुट डिवाइस है जिसमें हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं। बाकी जो आपका मॉनिटर, ये भी आउटपुट डिवाइस हो गई, प्रिंटर ये भी आउटपुट डिवाइस हो गई, स्पीकर ये भी आउटपुट डिवाइस हो गई। अब इसमें कुछ इनपुट डिवाइस को भी जान लेते हैं हम। क्या है इनपुट डिवाइस? कौन कौन से होते हैं? पहला तो आपका हो गया कीबोर्ड, दूसरा हो गया माउस, और एक हो गया आपका माइक्रोफोन, और एक हो गया आपका जॉयस्टिक। क्या? जॉयस्टिक, जिससे हम गेम वगैरह खेलते हैं। तो ये इनपुट डिवाइस थी। अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी ATMs को जोड़ने का काम करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय बैंकिंग एवं प्रबंधन संस्थान, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, और ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक, और चौथा ऑप्शन है भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड। ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसका अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म होता है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना आपकी 2008 में हुई थी और ये सारे जो खुदरा यानी कि रिटेल जो पेमेंट होते हैं उनके लिए ट्रांसफ़र करता है। और अब आते हैं भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई? RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। और इसके बारे में एक आयोग भी पूछ लिया जाता है कि RBI की स्थापना किस आयोग पर हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा यंग हिल्टन आयोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहाँ से। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर RBI की स्थापना हुई थी। अब 2 स्टेटमेंट और रह गए हैं RBI के बारे में, वो भी जान लेते हैं। तो इसके जो पहले जो अध्यक्ष थे, फर्स्ट अध्यक्ष, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कई बार परीक्षाओं में, तो वो थे आपके ओसबोर्न स्मिथ। और वर्तमान में है आपके शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास, ये वर्तमान में है। तो ये थे इससे रिलेटेड प्रश्न से हमारी व्याख्या। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। आधुनिक प्रिंटर की गति यानी कि स्पीड की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है CPM, ऑप्शन बी PPM, ऑप्शन सी LPM, ऑप्शन डी वेट। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, PPM। इनकी PPM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पेजेज पर मिनट, इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन से देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेज़बानी की थी? मतलब जो 2018 का फीफा विश्व कप था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा रूस। ये उस समय करंट से प्रश्न पूछा गया था। तो ऐसे प्रश्नों को भी हम संदर्भ के रूप में लेते रहेंगे और आगे की परीक्षा को जब भी हमारी आयोजित होगी तो उसकी रणनीति में हम ऐसे सवालों को शामिल करेंगे। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका हिमाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। अगला जो सवाल है उसमें दिया हुआ है, GPS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसे रूस ने विकसित किया है। दूसरा स्टेटमेंट है, पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक GPS सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, इसका पूर्ण रूप गैलीलियो पोजिशनिंग सिस्टम है। चौथा स्टेटमेंट, इसका पूर्ण रूप ग्लोबल फ्लेसिंग सिस्टम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फिलहाल वो तो होगा ऑप्शन 2, यानी कि पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक GPS के लिए बाधा बन सकते हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि ये बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं। इसको जो है यहाँ पर इन्होंने कहा है कि रूस ने बनाया है, जबकि नहीं, इसे अमेरिका ने, किसने? अमेरिका ने बनाया था। कब? 1973 में सबसे पहले अमेरिका के डिफेंस जो डिपार्टमेंट होता है उसने पहली बार बनाया था और आम पब्लिक के लिए इसे 1983 में चालू कर दिया गया था। इसका पूर्ण रूप, तीसरा जो स्टेटमेंट है वो क्यों गलत है? यहाँ पर गैलीलियो दिया हुआ है, इसकी जगह पे हम केवल एक शब्द कर लेंगे, केवल ग्लोबल। अब ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है। और यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन क्यों गलत था? क्योंकि यहाँ पोजीशनिंग नहीं दिया हुआ था, प्लेसिंग दिया हुआ था, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत था। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था, उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित हैं? तो पहला ऑप्शन है वियना, दूसरा ऑप्शन है जिनेवा, तीसरा ऑप्शन है वाशिंगटन DC और चौथा ऑप्शन है न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि इसका सही आंसर जो है वो है वाशिंगटन DC। अब जो बाकी विकल्प हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं स्टैटिक GK में, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। वियना किसका है? वियना में है आपका ओपेक का, ओपेक, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। जिनेवा में किसका है? जिनेवा में आपके ILO का है, रेड क्रॉस का है, रेड क्रॉस, और WTO इनका भी जिनेवा में है। और इनकी स्थापना जान लेते हैं। ILO की स्थापना 1919 में हुई थी। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में होती है।
और WTO की स्थापना 1995 में होती है। तो ये थी इस प्रश्न से रिलेटेड एक्स्ट्रा जानकारी। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है जो कि हिस्ट्री से है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा विष्णुगुप्त। इन्हीं को आप कौटिल्य कह देते हैं, कौटिल्य कह देते हैं, और इन्हीं को आप चाणक्य भी कह देते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इनकी फेमस किताब है। और विष्णु शर्मा को आप जानते होंगे, इन्हें पंचतंत्र के लिए जाना जाता है। किसके लिए? पंचतंत्र के लिए, जिसमें जातक कथाएं वगैरह लिखी हैं। कल्लड़ को आप जानते होंगे, इन्होंने राज तरंगिणी लिखी है, इसमें कश्मीर के बारे में राज तरंगिणी। तो ये था हमारा आज का हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसका हमने बारी बारी से सभी ऑप्शन को एलिमिनेट किया और उनकी व्याख्या के साथ आपको समझा दिया। बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को जारी किया जाता है? पहला ऑप्शन है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, दूसरा विश्व बैंक समूह, तीसरा विश्व आर्थिक मंच और चौथा IMF। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, विश्व बैंक समूह। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा जानकारी ज़्यादा नहीं थी। बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। सिंह चतुर्मुख स्तंभ लाइन कैपिटल पिलर कहाँ स्थित है? तो इसका आपको डायरेक्ट याद रखना है, सारनाथ में है ये, जिसे हम अशोक का स्तंभ भी कहते हैं। अशोक का स्तंभ, जिसे हमने अपने भारतवर्ष के राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार भी किया है, तो उसी के बारे में ये था, और ये सारनाथ में स्थित है। तो आइए चलते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है, कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब यहाँ पर गलत स्टेटमेंट पूछा गया है हमें। ये मीठे पानी की झील है, ये वाला गलत है। और अगला, कच्छवासियों द्वारा बसाया गया है, यह कच्छवासियों द्वारा बसाया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है, थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदल है। और चौथा है, राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आकर आवास के लिए ठहरते हैं। तो इसका जो फिलहाल सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मीठे जल की झील है। जबकि ये वेस्टर्न कोस्ट पर जो है एक लवणीय दलदल है, यानी कि नमक का दलदल है, नमक के पानी का, और इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। और ये कच्छवासियों द्वारा बसाया गया है, बिल्कुल सही बात है। थार रेगिस्तान में एक लवणीय दलदल है, ऐसा हम ऊपर बता चुके हैं आपको। और राजहंस यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। ये सारे स्टेटमेंट सही थे। ऊपर वाला जो ऑप्शन पहला था वो गलत स्टेटमेंट था, मीठे पानी की झील नहीं हो सकती, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट पर आधारित, वेस्टर्न घाट पर स्थित है। और वहाँ जो समुद्री जल के प्रभाव में वहाँ का जो भी जल स्रोत होते हैं छोटे मोटे, उनका पानी सबका खारी होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। आज का अगला जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ, इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेज़ों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। इसका सही आंसर जहांगीर होगा। बढ़ते हैं आज का जो हमारा अगला सवाल है वो साइंस से रिलेटेड, बायोलॉजी से है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन के, और ऑप्शन डी विटामिन सी। ये चारों विकल्प काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो फिलहाल इसका आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर जो होगा विटामिन ए। विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी से आपका रतौंधी, कौन सा रोग? रतौंधी रोग हो जाता है। और जो विटामिन के यहाँ पर दिया हुआ है, इसे फिलाक्विनोन कहते हैं, रासायनिक नाम इसका फिलाक्विनोन, फिलाक्विनोन इसे कहते हैं। और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये था ऑप्शन सी। आप जानते होंगे इसे विटामिन सी को स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। तो बढ़ते हैं आज के अपने अगले सवाल पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर था यूही ससाकावा। तो ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न, जो कि आपकी पिछली वर्ष 2021 में आयोजित हुई NTPC परीक्षा में आए हुए थे। और आगे के जो 20 प्रश्न हैं हम अगली अपनी क्लास में लेके आने वाले हैं, उनको भी हम इसी तरह से डिस्कस। कैसा लगा आपको ये हमारा आज का वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।
चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने मित्र अनिल कुमार सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।